नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज खेला शेष होवे। बंगाल में खेला अभी शेष है, यानी कि चुनाव तो संपन्न हो गया है और आज कुछ बूथ पर रीवोटिंग होगी, दोबारा वोटिंग होगी। लेकिन अगर मैं कहूं खेला शेष है, तो खेला क्यों शेष है, जरा इसको समझिए। और दरअसल इलेक्शन से पहले, यानी कि 4 तारीख से पहले ही अगर ममता बनर्जी अपनी हार मान चुकी हैं, तो उसके पीछे का सच क्या है, जरा एक वीडियो देखिए। ममता बनर्जी क्यों अपनी हार, जो अपनी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, they said they are under the election commission and the super power, some super power is working and pressurizing them, and every day they are calling through video or the meeting or the WhatsApp, और उसको चमक देता है, उसको चमकाता है कि आप लोग को पेंडिंग का आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वर इज ओनली देयर, दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले अबाउट दैट। ये भी बोला कोर्ट बोला है तुम्हें अरेस्ट नहीं करोगे, लेकिन उसका बाद में बोलता कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। अरे ऑब्जर्वर तो 2 दिन बाद निकाल जाएंगे, लेकिन जो लोग करते हैं उसका ऊपर तो केस चलेगा ना। हम तो कंटेम्प्ट कर दिया, कंटेम्प्ट। अरे भाई नहीं तो हम क्यों। ममता बनर्जी दरअसल हार मान चुकी हैं और लगातार सोशल मीडिया पे ममता बनर्जी के हार के किस्से भी हैं। लेकिन केवल ममता बनर्जी ही हार नहीं मानी है। दरअसल बांग्लादेश का एक सांसद है जो बांग्लादेशी पार्लियामेंट में चीख चीख कर कह रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो वहां होगा क्या, जरा ये समझिए। আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান, যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি, আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১-এ ২৪-এ প্রত্যেকটা সময় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একত্রিত হতে পেরেছিলাম, তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপরে, বাংলাদেশের জনগণের উপরে যদি কোনো ধরনের পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা, यानी कि बांग्लादेशी सांसद है और एग्जिट पोल से इसकी भी फटती फटत फटन थे। और दरअसल टीएमसी का गढ़ भी बांग्लादेश है। मैं बंगाल नहीं कह रहा हूं, बांग्लादेश कह रहा हूं। दरअसल बांग्लादेश के जो शरणार्थी तो नहीं है, वो सब अवैध बांग्लादेशी है, आतंकी हैं। वो भारत में आते हैं, भारत के लोगों की और बांग्लादेश के जो शरणार्थी अवैध लुंगी छाप पश्चिम बंगाल में आते हैं और यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन सब हड़पते हैं। तो दरअसल जब एग्जिट पोल ये बताते हैं कि पश्चिमी बंगाल में बीजेपी आ रही है और बीजेपी के आते ही, बीजेपी का दरअसल एक मोटो क्लियर है कि जो अवैध बांग्लादेशी होंगे, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, यानी कि उठाकर उनको बाहर फेंकना ही है। इसको लेकर बांग्लादेशी सांसद परेशान है, हैरान है। दरअसल उसको दिक्कत यह है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो इन बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे वो। और दरअसल रात के अंधेरे में गुपचाप या फिर सुंदरबन की डेल्टा से, या फिर सबसे बढ़िया भेजने वाले तरीका 2 है, मैं जहां तक समझता हूं। एक, आप आसाम भेज दीजिए, हेमंता रात के अंधेरे में उन सबको पहुंचा देता है, या त्रिपुरा भेज दीजिए, त्रिपुरा में भी उनको वापस भेज दिया जाता है। और अब तो बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वो भी खुल रहा है। दरअसल वहां से भी भेजा जाएगा। तो दर्द बांग्लादेशी सांसद के पेट में है, जिसे वहां की संसद में वो गा रहा है। दूसरी तरफ दीदी क्यों परेशान है? दरअसल दीदी को भी पता है कि खेला हो गया। जरा मैं समझिए कि कैसे खेला शेष है। चलिए बीच में एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जरूर उसे सब्सक्राइब करें, जरूर वहां जाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं,
कृपया करें ये, और आप लोगों का सहयोग समर्थन बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। लेकिन दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी खेल क्या करती थी? बैलेट पेपर की गणना को लेकर बहुत बड़ा खेल चलता था। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो सीटें 1500 से या 1000 2000 से हारने और जीतने की क्लियरेंसी रहती थी कि साहब ये बीजेपी जीत जाएगी, वहां बैलेट पेपर की धांधली होती थी। बैलेट पेपर के जो इलेक्शन के जो आंकड़े थे, भले वो बीजेपी को पड़े हैं, वो टीएमसी के अकाउंट में लिख दिए जाते थे। और अब क्योंकि बिना सीसीटीवी भी वहां लगा हुआ है और बॉडी कैम भी लगा हुआ है, दरअसल वहां जितने भी सुरक्षा अधिकारी रहेंगे सब बॉडी कैम लेकर रहेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां जितने भी अधिकारी होंगे वो बारकोड से एंट्री मिलेगी, यानी कि पहले बारकोड होगा जो सेंट्रल द्वारा जनरेट होगा और उस बारकोड के द्वारा ही उनको सीसीटीवी रूम या फिर कहा जाए कि जहां ईवीएम की गणना होगी वहां उनको एंट्री मिलेगी। तो ये मान के चलिए कि कोई ऐसा टीएमसी का कार्यकर्ता वहां नहीं आएगा। अच्छा, टीएमसी एक और खेल करती थी। दरअसल टीएमसी क्या खेल करती थी? टीएमसी निर्दलीय बहुत सारे विधायकों को, बहुत सारे उम्मीदवारों को खड़ा कर देती थी, जिससे उनका राजनीतिक पर्यवेक्षक बने, यानी कि उनका बूथ एजेंट बने। और वो बूथ एजेंट जो किसी निर्दलीय के होते थे, वो स्ट्रांग रूम में या सीसीटीवी के रूम में या फिर जहां बैलेट पेपर और ईवीएम की गणना होती थी वहां होते थे, तो वो निर्दलीय कैंडिडेट के बूथ मैनेजमेंट वाले, लेकिन अंदर जाकर वो टीएमसी का काम करते थे। रोला काटना, हल्ला मचाना, चीजों को लेकर बवाल काटना, ये सारी चीजें वो करते थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण, दरअसल इस बार बड़े पैमाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग ने उनकी गणना की है, देखा है, और अब केवल बारकोड जनरेटेड ही व्यक्ति को वहां एंट्री मिलेगी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मीडिया का झोल था वहां पर, ये भी आप समझिए। मीडिया दरअसल क्या करती थी, खासतौर से बंगाली मीडिया क्या करती थी, और कुछ दिल्ली की टीएमसी की पालतू मीडिया क्या करती थी, भी समझिए। दरअसल सुबह 9 बजे वो बीजेपी को 40, टीएमसी को 30 दिखाते थे। 10 बजे बीजेपी को 60 और टीएमसी को 40 दिखाते थे। 10:30 बजे वो बीजेपी को 70 दिखाते थे और टीएमसी को 130 दिखाते थे। और 11 बजे बीजेपी को वो वापस 60 दिखा देते थे और टीएमसी को 170 180 दिखा देते थे, यानी कि आधे घंटे के अंदर 150 सीटों का फासला टीएमसी तय कर लेती थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट जो है वो ये आंकड़ा नहीं बता रही है, लेकिन वहां के जो ममता बनर्जी के पालतू मीडिया थे वो ये करते थे कि आंकड़ा तुरंत बदल देते थे, यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और एग्रेसिव करने के लिए, बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट या फिर स्ट्रांग रूम में काम करने वालों को के दिमाग में ये खबर डालने के लिए कि भाई टीएमसी आ रही है और अब टीएमसी तुमको पीटेगी। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो उम्मीदवार के एक तरीके से बूथ मैनेजमेंट करने वाले थे, जो गणना के समय, काउंटिंग के समय होते थे, उनको लगता था भाई कि टीएमसी तो आ ही रही है और अब हमारी बीवी बच्चों को क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा और हमारा क्या होगा। तो समय से पहले 11 बजे वो बूथ छोड़कर भाग जाते थे, काउंटिंग सेंटर छोड़कर भाग जाते थे और टीएमसी जीत नहीं रही होती थी, लेकिन मीडिया और हो हल्ला टीएमसी को जीतता हुआ दिखाई देते थे। तो जब उनका बूथ एजेंट नहीं, जब उनका काउंटिंग एजेंट वहां पर नहीं है, तो टीएमसी के लोग और चुनाव के बीएलओ और तमाम कर्मचारी जो स्टेट गवर्नमेंट के थे वो बहुत बहुत बड़ा फर्जरी करते थे। वो बीजेपी के काउंटिंग के वोट भी एक पन्ने पे लिखे होते हैं ना, वो मान लीजिए ईवीएम की काउंटिंग हुई, बीजेपी को कितना मिला, टीएमसी को कितना मिला, वो एक पन्ने पर है। लेकिन जब बीजेपी का वहां कोई व्यक्ति ही नहीं है तो वो भी टीएमसी के खाते में चढ़ जाता था। तो ये धांधली होती थी। लेकिन इस धांधली से निपटने के लिए बूथ स्तर पर काउंटिंग एजेंट्स
का एक बहुत बड़ा जाल इस बार बीजेपी ने फैलाया है, जिसकी तोड़ इस बार ममता बनर्जी भी नहीं कर पा रही। और लगातार जितने भी टीएमसी के वर्कर हैं, बूथ एजेंट हैं और काउंटिंग सेंटर वाले एजेंट हैं, वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि 4 मई ममता गई। और इस बार वो इतने परेशान है कि अब टीएमसी को भी काउंटिंग के लिए एजेंट नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग सीटों पर भी। तो एक माया जाल जो टीएमसी ने रचा था, बनाया था, वो खत्म। और बीजेपी यहां से जीत की बात लिख रही है। और बीजेपी की ये जो सुनामी है, वो 150 का आंकड़ा ही नहीं पार करेगी, एक नया रिकॉर्ड भी बनाते हुए दिख रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूपी न्यूज लाइव 87 जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।